और इसके साथ ही हमारे साथ मनु तो धाकड़ हैं और खुद मनु भाकर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। मनु भाकर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू मैम। मनु, सबसे पहले आपसे सवाल यही है, टोक्यो ओलंपिक से आपने डेब्यू किया, वहाँ आपके हाथ खाली ज़रूर रहे, लेकिन यहाँ आपने 2 मेडल जीते। अपनी जीत का श्रेय आप किसे देती हैं और ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है इस पर आप क्या कहेंगी? टोक्यो ओलंपिक्स से यहाँ तक का सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं था। काफ़ी सारी दिक्कतें भी थी, काफ़ी बार ऐसे भी लगता था कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, ये गेम शायद कुछ और कर लेना चाहिए। तो उस समय में अपने आप को प्रोत्साहित करना और उस समय में अपने आप को बिल्कुल ऐसे अपना मनोबल बनाए रखना काफ़ी मुश्किल था। पर मेरे ख्याल से जब आपके आसपास के लोग आपको बहुत प्यार करें और आपको बहुत सपोर्ट दें, तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल फिर रह नहीं जाता है। तो ख़ास करके मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरे इस जर्नी में। अ, और श्रेय तो मैं किसी एक इंसान को तो नहीं दे सकती हूँ, जबकि क्योंकि पूरी टीम का ही समर्थन रहा है इसके पीछे, पूरी टीम का ही पूरी टीम की मेहनत और पूरी टीम का काम रहा है। तो बहुत सारे लोग हमेशा से साथ रहे हैं। काफ़ी उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया था टोक्यो के बाद, पर बहुत सारे लोग थे जो उस समय में भी उन्होंने उतना ही सहयोग दिया था, उतना ही साथ में थे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे काफ़ी बल मिला और काफ़ी ज़्यादा मैं वहाँ से उभर कर वापस आ पाई। और इसमें मेरे कोच जसपाल राणा और मेरे मम्मा, पापा और भाई, स्पेशली मेरी माँ, हमेशा से चाहे ऊपर-नीचे जैसा भी रहा हो मेरा करियर, हमेशा से मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनकर रहे हैं। और मेरी ओजीक्यू टीम जो हमेशा से ही कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, हमेशा से उन्होंने मुझे बैलेंस करने में कोशिश की है, हेल्प की है। तो पूरी टीम का एफर्ट था, ये पूरी टीम वर्क था, जिसकी वजह से मैं देश के लिए मेडल्स जीत पाई। जी, मनु, हमारे साथ मेरे सहयोगी एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी भी हैं। मनोज जोशी भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी मदर को क्रेडिट दे रही हैं और जाहिर सी बात है जब एक फैमिली सपोर्ट में खड़ी होती है तभी आप किसी भी ट्रैक पर चलते हैं तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। माँ के पास जब आप आई, दिल्ली वापस आई, आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल दिखाए, क्या रिएक्शन था फैमिली का? माँ के साथ तो मेरे ऐसे इतनी क्लोज हूँ मैं कि बचपन में ही अगर कभी भी किसी से कुछ बुरा सुनने को मिलता था, वो मुझ तक कभी पहुंचता ही नहीं था। वो सारा मम्मी मेरे को इतना प्रोटेक्ट करके इतना बचा के रखती थी कि कुछ भी कोई कह रहा है, किसी से कुछ सुनने में आ रहा है, मुझ तक कुछ कभी पहुंचता ही नहीं था। और इतनी डिसिप्लिन लाइफ जो उन्होंने बचपन से ही बनवाई है हमारी, कि पहले स्कूल स्कूल का होमवर्क फिनिश कर लो और उसके बाद मुझे नोटबुक चेक कराओ, और अगर मुझे सब सही लगेगा उसके बाद मैं तुमको ग्राउंड में खेलने लेके जाऊंगी। तो आई मीन उस तरीके का माहौल जो मिला था, उसके बाद लाइफ में डिसिप्लिन का अपने आप ही आगमन हो गया। और सफ़र काफ़ी अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें यूँ थी कि हो रही हैं, कभी नहीं हो रही हैं, बट उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा और इतने आगे तक हम बढ़ पाए। पर बिल्कुल मेहनत के बिना तो कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुँच सकता है। मनु, आपने अभी जिक्र बाकी किया मनु अभी आपने जिक्र किया कि आपको अपनी माँ के बहुत डिसिप्लिन जो है, उन्होंने डाइट का बहुत उन्होंने ख्याल रखा। हमने सुना है कि आप आलू के पराठे आपकी पसंदीदा डिश रही है। मैं टेक्निकल सवाल पे बाद में जी, आऊँगा, लेकिन कितना मिस किया आपने वहाँ पर? जी, आलू के पराठे हो गए, बाजरे की रोटी चटनी हो गई, और ऐसे ही बहुत सारे व्यंजन हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। पर मम्मी ज़्यादा तो अलाउ नहीं करती हैं, महीने में एक बार कभी खा लेती हूँ मैं, खिला देती हैं। और मैंने इंडियन फूड को, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे नहीं होगा कि जिसको अपने घर का खाना याद नहीं आता होगा। तो 10-15 दिन तो चलो मैनेज कर सकते हैं कि ठीक है, आज ये खा लेंगे, आज वो खा लेंगे, कुछ अलग खा लेंगे। पर उसके बाद लगता है कि यार बस घर का खाना दे दो, अब बहुत हो गया। तो बहुत याद आ रही थी, पर ज़रूरी भी था, मतलब एक तरीके से अपने डाइट को कंट्रोल में रखना और अपने आप को बिल्कुल बैलेंस खाना खिलाना, तो वो भी ज़रूरी था। और वापस आके अब सब कुछ खाने को मिल रहा है। मनु, टोक्यो और जो पेरिस है, इसके बीच का जो लम्हा था, कौन सा ऐसा लम्हा आया जब आपको लगने लगा कि आप ओलंपिक में मेडल जीत सकती हैं? क्योंकि टोक्यो से पहले आप दुनिया में नंबर 2 खिलाड़ी थी, लेकिन अब यहाँ से पहले, क्योंकि 2022 आपका बहुत अच्छा नहीं गया,
2023 भी एक एवरेज गया, मतलब मिला जुला टाइप का रहा। तो आप कब ऐसा लगा आपको कि आप ओलंपिक मेडल जीत सकती हैं? मेरे ख्याल से 2023 में वो समय था जब मुझे लगा था कि मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगी। जो भी मेरे पास है, जितनी भी मेरे में हिम्मत रहेगी, एनर्जी रहेगी, मैं हर बार अपने आप को 1% इम्प्रूव, हर रोज अपने आप को 1-2% इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। चाहे फिर वो डाइट में हो, चाहे फिटनेस में हो, चाहे वो मेरे स्पोर्ट में हो, टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके से मैं अपने आप को रोज थोड़ा ना थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूंगी। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत अहम भूमिका रही है मेरी माँ की और मेरे कोच जसपाल सर की, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और भी ज़्यादा वो बस ट्रेनिंग को इतना डिफ़िकल्ट बना देते थे। और मैं फ़ोन के साथ कभी भी यूँ होता है कि मैं 5-7 मिनट लग गई, उसके बाद तो डाँट पड़ती थी बहुत मम्मी से कि आँखों को ख़राब कर लेगी, मतलब फ़ोन रख दे, फ़ोन छोड़ दे। तो उस तरीके का जब माहौल मिलता है तो आई थिंक हम खुद भी थोड़ा डिसिप्लिन में रहना शुरू कर देते हैं, और ये लगता है कि भाई लाइफ में कुछ करना है, अच्छा करना है, कुछ है बड़ा जिसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। तो उस तरीके का था। पर जैसे टोक्यो खत्म हुआ ना, उसके तुरंत बाद मुझे ये था कि अगली बार मुझे मेडल जीतना है। आपने पर वो जब बहुत मुश्किल जी सिचुएशन में मैं पड़ गई थी जब मुझे थोड़ी इंजरी वाला फेज चला था 2023 में, और लगा था कि शायद अब पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेडल आएगा ये कभी नहीं सोचा था। बस पूरी कोशिश इतनी की थी कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे रोज कोशिश करनी है, चाहे मैं कितनी थकी हुई हो, चाहे कितना ही ऐसे लगता हो कि भाई नहीं हो रहा, तब भी हुआ है कि जितना हो सके ना अपने आप को बस पुश करो। आपने जसपाल राणा का जिक्र किया, जो खुद भी बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर रहे हैं, लेकिन जब आप पेरिस में निशाने साध रही थी तो ये दर्शक दीर्घा में थे। तो क्या निशानों के बीच में या अपनी एक टर्म पूरी करने के बाद क्या आपका जसपाल राणा के साथ इशारों इशारों में बातचीत होती थी, या जो उन्होंने सिखाया था उस पर आपको भरोसा था? बिल्कुल, इशारों में तो बहुत ज़्यादा बातें हमारी होती ही रहती हैं, और वो तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पकड़ा भी है उसको कि किसी शॉट के बाद मैं पीछे देखती हूँ, चाहे अच्छा शॉट हो चाहे बुरा शॉट हो, बस हमारा अपने आप ही ऐसे हो जाता है। मतलब अच्छा शॉट है तो वो बस कहते हैं कि हिम्मत रखो, जाते जाओ, विश्वास रखो, बस सांस लो और चलते जाओ। और अगर अच्छा नहीं होता है तो भी उनका रहता है कि मतलब अपनी टेक्निक पे ध्यान दो, अपनी साइड्स पे ध्यान दो, फोकस करो, बस शांत रहो और बस कोशिश करते रहो। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे 4-5 साल हो चुके हैं हमें साथ काम करते हुए। तो एक वो ट्रस्ट तो बिल्कुल बन ही जाता है, और साथ में हमें समझ भी आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या फिर मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो दूर बैठे हुए भी समझ जाते हैं। तो एक ये इस तरीके का तालमेल होना काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और मुझे लगता है अम, कि ये एक अच्छे कोच की पहचान भी है कि आप समझ जाएं कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा, और आप भी समझ जाएं कि अब आपको आगे कैसे करना है। मनु, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, स्टार्टिंग से ही आपने शूटिंग में ही शुरुआत की थी। जहाँ तक मैंने पढ़ा है स्टार्टिंग में आप कुश्ती करती थी, लेकिन आपको कुछ इंजरी हुई, उसके बाद आपने शूटिंग करना शुरू किया। बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग। शुरू से ही मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेके उत्सुक रहती थी, और हमेशा रहता था कि आज ये खेल ट्राई कर लेती हूँ, आज वो कर लेती हूँ। तो घर पे भी ऐसे था, भाई इसका कुछ नहीं पता, ये किसी दिन कुछ बोलती है, किसी दिन कुछ बोलती है। तो खेलों को लेकर मेरा हमेशा से स्वभाव ऐसा था कि आज ये आज वो। तो बॉक्सिंग में मुझे काफ़ी बड़ी इंजरी हो गई थी, मेरी पूरी आँख मतलब बिल्कुल फूट ही गई थी, लेफ्ट वाली तो उसकी वजह से, और कराटे में भी थोड़ा मन भरने लग गया था। फिर शूटिंग हुई और शूटिंग में बहुत दिलचस्पी होने लग गई। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें मतलब जो आप स्कोर मारोगे वही स्क्रीन पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और प्लस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 14 साल का बच्चा 40 साल का इंसान साथ में कम्पीट कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ यूथ में खेल सकते हो या सीनियर में नहीं खेल सकते हो। तो मैं 16 साल की उम्र में ही सीनियर खेलने लग गई थी। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगता है कि इस स्पोर्ट की ब्यूटी है ये। कि जी, किसी इस भी वजह एज से किसी भी एज ग्रुप के लोग आके यहाँ पर आप कंपटीशन बिल्कुल। कर सकते हैं। मनु, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आपको सुन रही होंगी और मैं चाहूँगी कि आप अपना शेड्यूल ज़रूर बताएं, क्योंकि आपने कहा कि दिन में 10 या 15 मिनट फ़ोन चलाना ही बहुत ज़्यादा है, और जो आज के टाइम पे आज की जो एज ग्रुप है, मुझे लगता है शायद ही उनके हाथ से फ़ोन कभी छूटता होगा।
क्या शेड्यूल आपका रहता है जब आप प्रैक्टिस करती हैं, जब आप पेरिस ओलंपिक से वापस आ गई हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालती हैं, और उस वक्त जब आप अपने लिए निकालती हैं तो उस वक्त में आप क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ है आपकी? देखिए, फ़ोन का तो मैं मानती हूँ कि एक आदत लग जाती है और उस आदत को छोड़ने में रोज़ थोड़ा-थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है कि रोज़ अपने आप को कॉन्शियसली याद दिलाओ कि नहीं करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, रख दो साइड में। तो उस तरीके से अपने आप को रोज़ थोड़ा करना पड़ेगा कि नहीं भई कंट्रोल करो, थोड़ा रुक जाओ, मत करो। और उसके अलावा रूटीन मेरा काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, सुबह 5:30 बजे उठना, योगा, मेडिटेशन। बेसिकली मैं योगा करती हूँ, सुबह सूर्य नमस्कार से मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि वापस शरीर में एनर्जी आ रही है। तो सूर्य नमस्कार और ब्रीदिंग करती हूँ मॉर्निंग में, और उसके बाद तैयार होके जैसे रेंज पे जब जाती थी, तैयार होके रेंज पे पहुँची और अपना शेड्यूल वापस शुरू किया। मेरे 2 इवेंट्स हैं, तो मैं पहले 10 मीटर, या मतलब एक बार 10 मीटर और एक बार 25 मीटर, दोनों का इक्वल ट्रेनिंग, बीच में लंच हो गया। तो लगभग 3 घंटे मैं 10 मीटर को देती थी और 3 घंटे मैं 25 मीटर को देती थी। और उसके बाद फिर शाम को अपना वर्कआउट करना, मुझे फ़िटनेस करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। और मैं सबको बोलूँगी कि सब फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दो, बहुत मेंटली भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, मेंटली भी, फ़िज़िकली भी। तो एक लाइफ़स्टाइल बना लेना चाहिए ऐसे फ़िटनेस वाला भी, चाहे कितना भी बिज़ी शेड्यूल हो, बिल्कुल निकालना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट तो निकालनी ही चाहिए, रनिंग कराओ बस 15-20 मिनट ही सही। और उसके बाद फिर मेडिटेट करके मैं सो जाती हूँ। तो रूटीन काफ़ी बिल्कुल रिजिड सा रहता है रोज़, पर बस ढूँढ लेते हैं किस तरीके से मज़ा आता है, वो ही कर लेते हैं। और हॉबीज़, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मैं दिन में 15-20 मिनट भी मिले ना, तो मैं कभी वायलिन उठा लेती हूँ, कभी पेंट करने लग जाती हूँ, और ऐसे ही कुछ-कुछ छोटी-मोटी चीज़ें करने लग जाती हूँ। मनु, आप एक एग्रेसिव किस्म की खिलाड़ी रही हैं, जैसे आपके मम्मी पापा से मेरी बात हुई, या आपकी जो जी। एलएसआर कॉलेज की जो मीनाक्षी जी हैं, फिजिकल डायरेक्टर, उनसे मेरी बात हुई। लेकिन एक आप ऐसे खेल में आई हैं जो बहुत शांत किस्म का खेल है, जिसमें आपको बहुत एकाग्रता बनानी होती है। तो इसके लिए आप किस तरह के एफर्ट्स करती हैं, क्या करती हैं, योगा करती हैं, या भगवत गीता का भी हमने सुना है आप पाठ करती हैं? कितना उससे दिमाग शांत रहता है, कितनी आपको मदद मिली अपने खेल में? बिल्कुल, मैं शुरू से बहुत ही अग्रेसिव और बहुत इम्पल्सिव नेचर की रही थी। पर शूटिंग में आने के बाद मुझे काफ़ी समय लगा कि इसके तौर-तरीकों से वाकिफ़ होना, और इसके अम, जो स्वभाव इसके लिए चाहिए होता है उसको बिल्ड करना, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। और मुझे अभी भी याद है, मैं अक्सर अपने मैचेस के बीच में मेरे आँखों में आँसू आ जाया करते थे कि अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और कभी मैं अपना मतलब कुछ चीज़ें तोड़ देती हूँ, कभी कुछ कर देती थी। तो पहले ऐसे हुआ करता था, पर समय के साथ मैंने सीख लिया है और अब अपने आप को और अच्छे तरीके से मैं हैंडल करना समझ चुकी हूँ और सीख चुकी हूँ। तो आई वुड से कि अम, शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कुछ हिल-डुल नहीं सकते हो। बाकी गेमों में तो आप चलो चिल्ला लोगे थोड़ा-सा, या फिर दौड़ लोगे तो थोड़ा अपने आप को शांत कर पाओगे। शूटिंग में हालाँकि मुझे काफ़ी समय लगा था अपने इस नेचर को चेंज करने में। और बिल्कुल मेडिटेशन हेल्प करता है, योगा हेल्प करता है, और मैं मेडिटेशन करती हूँ सोने से पहले, जो उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद भी आती है और वो काफ़ी अच्छा दिमाग में भी बैठ जाता है। और भगवत गीता भी मैं उसी समय सोने से पहले मेडिटेशन में ही उसका भी अ, वो भी उसी टाइम पढ़ती हूँ। मनु, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगी। जब आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको फ़ोन किया, आपकी फ़ोन पर बात हुई, वो वक़्त आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उस समय में, क्योंकि बहुत प्रोत्साहित करते हैं वो हमेशा अपने खिलाड़ियों को, सब खिलाड़ियों को ही। और सिर्फ़ मुझे ही नहीं, बल्कि हम जब यहाँ आए थे उससे पहले भी हमें काफ़ी हम सबको इकट्ठा बिठाकर उन्होंने हम सबसे बातचीत की थी। तो एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन जैसे होती है ना, एक से एक बातचीत जब होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और लगता है कि इनको भी स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी है और ये भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। तो एक कनेक्शन सा फ़ील होता है और वो काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, चाहे आज का मैच अच्छा नहीं हुआ तो कल अच्छा करो, या फिर मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो काफ़ी मोटिवेशन फ़ील होती है और काफ़ी अच्छा लगता है।
चलिए मनु भाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। और 2 ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने जीते हैं। अब बात करेंगे